हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ट्रेडमार्क से रिलेटेड कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और उसके साथ शेयर, इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई पर्सन अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है या बिज़नेस चला रहा है तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए उसके पास कुछ प्रोडक्ट होता है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कपड़े बेचना है या मेडिसिन्स का है या केमिकल्स का है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गुड्स सेल कर सकता है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है या क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, तो उसे क्या होता है कि अपने काम को करने के लिए अपना बिजनेस जिस नाम से कर रहा है, इसके अलावा जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस प्रोडक्ट को जिस नाम से उसकी फर्म है या तो उस नाम से उस प्रोडक्ट को बेच रहा होता है या क्या कहते हैं कि उस अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग नाम रखता है। ठीक है, जो नाम उसकी जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, धीरे धीरे वो उसके ऊपर काम करता है और वो ये चाहता है कि इस नाम को मेरे अलावा कोई भी कॉपी ना करे, क्योंकि जो सारी मेहनत उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड नेम को खड़ा करने के लिए उसने करी है तो वो ये चाहता है कि इसकी कोई कॉपी या डुप्लीकेसी ना करे। ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केवल नाम रखने से वो नाम आपका नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसको एक तरह से आपके नाम पे उसका ओवरऑल राइट आ जाएं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक लीगल प्रोसेस होती है, उसे फुलफ़िल करना पड़ता है। ठीक है, जिसे ट्रेडमार्क बोला जाता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, तो उसका जो नाम है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है जो कई बार काफ़ी पॉपुलर हो जाता है और आप ये चाहते हो कि उसकी कोई डुप्लीकेसी ना करें। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने नाम को ट्रेडमार्क में जाकर रजिस्टर्ड करवाते हो, या तो खुद करते हो या किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवाते हो। ठीक है, लेकिन उस ट्रेडमार्क को फाइल करने में कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जब हम ट्रेडमार्क का फॉर्म ओपन करते हैं तो हमें बहुत बार ये समझ ही नहीं आता कि हमें जाना कहाँ है। प्लस अगर फॉर्म किसी तरह से हमने सीख भी लिया कि कैसे ओपन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो डाल रखे हैं कि आप अपना ट्रेडमार्क केवल 5 मिनट में फाइल करें या रजिस्टर्ड कराएं। ठीक है, तो होता क्या है कि उन वीडियो के थ्रू ओपन करके उस फॉर्म को खोलना तो आ जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जिसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता। ठीक है, या कई बार वो वीडियो बनाने वाला जो वीडियो बना रहा है उसने केवल फॉर्म ओपन करना सीखा है, मोटा मोटा सीखा है। अब वो अध कचरी नॉलेज लेके वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे फॉर्म भरिए और 5 मिनट में अपना ट्रेडमार्क फाइल करिए। लेकिन उस ट्रेडमार्क को फाइल करने के बाद क्या होता है, विद इन 5 डेज़ या 25 डेज़ के अराउंड जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट का टाइम रहता है। ठीक है, तो बहुत बार जब वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है तो उसमें कई बार ऐसी गलतियां सामने आ जाती हैं। ठीक है, जिसको सही करने में क्या कहते हैं कि कई बार बहुत सारा एक्सपेंसेस लगता है, बहुत सारा खर्चा लगता है। डिपार्टमेंट हर गलती को सही करने का 900 रुपये का चालान डिमांड करता है, मतलब 1000 रुपये के आसपास समझ लो एक मिस्टेक को सही करने का। तो अगर किसी की 5 मिस्टेक हो गई तो 5000 के जो अराउंड अमाउंट है वो गवर्नमेंट डिमांड कर लेती है। और कई बार क्या होता है कि जब आप वो पेमेंट कर भी देते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है फिर से एक नोटिस और आ जाता है कि जो गवर्नमेंट चालान पेड किया था, जो आपने फॉर्म फिल किया था जिसे टीएमएम बोला जाता है, कि वो सही नहीं है, तो फिर से दोबारा आप चालान पेड करो। ठीक है, और सामने वाले को ये समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कि मैं मतलब सीधी सी बात में बार बार फॉर्म डाले जाता है, कई बार 2 बार, कई बार 3 बार, कई बार 4 बार। ठीक है, और उसके बावजूद उसकी मिस्टेक सही नहीं होती। तो इस वीडियो के थ्रू एक तरह से ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी जा रही है। बाकी मेरी आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि ऐसा है कि आप अपने आप, ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो अपने आप ट्रेडमार्क फाइल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पहली बार खुद फाइल करने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद आपका बहुत सारा खर्चा
लग जाता है और कई बार वो चीज़ें आपका ट्रेडमार्क निकलता भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में तो चलो हम बाकी और कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ पॉइंट्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जब आप अपना ट्रेडमार्क जैसे फाइल हो गया, ठीक है, फाइल होने के बाद क्या होता है कि या तो आप ट्रेडमार्क खुद फाइल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार आप ट्रेडमार्क क्या होता है कि अलग अलग जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे लॉयर्स हैं, लीगल फर्म है या सीए हैं या और लोगों से फिल कराते हो, तो होता क्या है कि कई बार तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर अगर आपका यूज़ हो रहा है तो उस केस में आप ही की मेल आईडी आ जाती है और आप ही का फ़ोन नंबर आ जाता है मोस्टली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आगे इशू नहीं आता। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर आपने ट्रेडमार्क किसी और से फाइल कराया है, ठीक है, तो है क्या कि उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है कि फॉर्म में तो आप ही का नाम आता है, आप ही की मेल आईडी आती है, लेकिन जो सब ट्रेडमार्क फाइल जब हो जाता है, फाइल होने के बाद वहाँ पर ई रजिस्टर पेज पे आपकी मेल आईडी विजुअल नहीं होती। ठीक है, जो एप्लीकेंट है उसकी मेल आईडी विजुअल नहीं होती, बल्कि जिसने ट्रेडमार्क फाइल किया है, अपने डीएससी लगाए हैं और जो उसने अपनी आईडी बनाई है, तो उसकी मेल आईडी वहाँ पर विजुअल होती है। तो होगा क्या कि आगे जो भी मैसेज जाएगा, मतलब सीधी सी बात है कि अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट से रिलेटेड कोई मैसेज है, ठीक है, या आगे जाके अपोजिशन से रिलेटेड कोई मैसेज है, कोई भी मैसेज मेल आ रही है, तो वो उसी मेल आईडी पे जाती है जो ई रजिस्टर पेज पर विजुअल होती है। आपके टीएमए फॉर्म में जो मेल विजुअल हो रही है उस पर नहीं जाता, बल्कि जो लीगल पर्सन है जिसके डीएससी लगे उसकी मेल आईडी पे जाता है। और कई बार इशू ये आता है कि अगर मान लेते हैं कि हमें आगे उससे काम नहीं कराना, तो कुल मिला के कि ख़ास तौर से ऑब्जेक्शन के केस में तो वो इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन अपोजिशन के केस में आज भी अपोजिशन की जो उसका क्या कहते हैं कि जो भी हियरिंग से रिलेटेड लिंक है, वो आज भी उसी मेल आईडी पे डिपार्टमेंट सेंड करता है जो ई रजिस्टर पेज पर विजुअल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार यही कहूँगा कि आप अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो भी चुका है और उसमें अगर मेल आईडी किसी और की विजुअल है, तो उसमें उसकी मेल आईडी को चेंज करने की प्रोसेस आज ही आप कर लो, तो उसमें आपको बेनिफिट रहता है। डिपार्टमेंट अगर कभी भी कोई इंटीमेशन देना होता है, कुछ भी अगर मैसेज देना है, तो उस मेल आईडी पे देगा, जो कई बार अगर आपकी मेल आईडी नहीं है तो आपको कंफर्म नहीं होगा। सामने वाला कई बार आपको मैसेज भी पास नहीं करता। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खास तौर से ट्रेडमार्क इसलिए कराते हैं क्योंकि उन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे काम करना होता है। जब वो अमेज़न पर या किसी दूसरी वेबसाइट पर ऐड करते हैं, खास तौर से अमेज़न में, तो अमेज़न वाला उस मेल आईडी पे जो ई रजिस्टर पेज पे विजुअल होती है एक मैसेज पास करता है, एक कोड पास करता है, और कई बार सामने वाला बंदा ठीक है तो वो पास कर देता है, और बहुत बार क्या होता है वो क्या कहते हैं एंटरटेन ही नहीं करता। ठीक है, तो पहली बात तो आपको टाइम से अपनी मेल आईडी चेंज कर लेनी चाहिए, करा लेनी चाहिए। ठीक है, वो टीएमएम के थ्रू हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी क्रिटिकल प्रोसेस होती है वो, और ये अपने आप नहीं हो पाती, किसी प्रोफेशनल बंदे से ही, और सो कॉल्ड प्रोफेशनल नहीं, जो सही में इस काम को जानता हो उससे करानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल आईडी ज़रूर चेंज कर लेनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या कहते हैं कि आप जब अपना ट्रेडमार्क का फॉर्म फाइल करते हो या करवाते हो, या बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी मैंने ऐसे देखे हैं जब उनका क्या कहते हैं कि मेरे पास एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन के रिप्लाई करने को आता है, तो उसमें एक जैसी मिस्टेक बार बार रिपीट करी होती है। क्या कि उसमें जो कैटेगरी है वो चेंज करने को आता है। कैटेगरी चेंज करने का मतलब ये है कि उसमें जो एप्लीकेंट की कैटेगरी कई टाइप की होती है। तो सिंगल का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल का मतलब मैं, आप, एक अकेला आदमी, राम, मोहन, सीता, गीता, विजय गुप्ता, संजय गुप्ता। ठीक है, तो एक अकेला आदमी जब अपनी एप्लीकेशन को फाइल करता है तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अदर नहीं चूज करना है। आपको क्या चूज करना है? आपको चूज करना है सिंगल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है। आदमी को सिंगल का तो मतलब पता नहीं है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट ने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड करा हुआ है। अब सामने वाला आदमी सोचता है मैं भाई सिंगल तो हूँ नहीं, वो सीधे सीधे जाके अदर में क्लिक कर देता है। वो सोचता है इससे होता क्या है, लेकिन आप समझ लो कि वो एक भंवर जाल है जिसमें आप फंस गए।
ठीक है। और एक बात और बता दूं, होगा क्या कि एक सीधे सीधे ये फॉर्मेलिटी चेक फेल मिला के खड़ा करता है, 1000 रुपये का चालान आपका खड़ा हुआ है। और एक बात और बता दूं, है क्या कि अगर उसमें बहुत बार जो फॉर्मेलिटी चेक फेल जाता है, वो उसमें गवर्नमेंट चालान डालने के बावजूद, सही ढंग से डालने के बावजूद वो फॉर्मेलिटी चेक फेल ही बना रहता है। ठीक है, आदमी को पता ही नहीं होता कि इसको सही कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए एक प्रोसेस और करनी पड़ती है, वो अपने आप नहीं हो पाती। जो रेगुलर कर रहा है और जो सही ढंग से कर रहा है उसी को ही पता होता है इसको सही कैसे करना है। ठीक है, तो एक तो कैटेगरी चेंज करने वाली बात हो गई। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका और भी, जैसे जो भी आपकी कैटेगरी बनती है, अगर कंपनी बनती है तो आपको बॉडी इनकॉर्पोरेट चूज करना है। ठीक है, और अगर आपको क्या कहते हैं कि बाकी सब केसेस में, जैसे पार्टनरशिप है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, सब में अदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर अगर आपके पास एमएसएमई है तो उस केस में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चूज करना है। वो भी किस केस में चूज करना है ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो आपको क्या कहते हैं कि अगर आपकी एलएलपी है या पार्टनरशिप है या आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ भी एमएसएमई के बेनिफिट मिल रहे होते हैं वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन है क्या, होता क्या है कि स्मॉल स्केल से कि जब आपकी एलएलपी, पार्टनरशिप या जो ट्रस्ट या कंपनी के केस में या एलएलपी के केस में जो गवर्नमेंट चालान जो ऑफलाइन जो होता है 10,000, ऑनलाइन होता है 9,000। ठीक है, अगर आपके पास एमएसएमई है तो आपको 50% का डिस्काउंट गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो चालान आपको इंडिविजुअल के इक्वल पड़ता है। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि सर मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, सर मैंने एमएसएमई भी बनवा रखा है, ठीक है, तो क्या सर मुझे भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा? अरे भाई, मिनिमम जो फीस है गवर्नमेंट की 4,500 है, इंडिविजुअल के लिए उससे कम फीस नहीं लगती, चाहे अपना एमएसएमई आप लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, तो एमएसएमई का जो बेनिफिट है वो आपका कंपनी के लिए या एलएलपी के लिए या पार्टनरशिप के लिए, इंडिविजुअल के लिए एमएसएमई का कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिविजुअल वाले में आपको सिंगल कैटेगरी लेके और इसके अलावा आप एमएसएमई लगा देते हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का आपका काम करता है। ठीक है, तो एमएसएमई कहाँ पर आपको बेनिफिट देके जाएगा, कहाँ पर नहीं देके जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। एक बात और, ये मिस्टेक बार बार करते देखा गया है, बहुत बार करते देखा गया है कि जैसे किसी ने कहा कि सर मेरा कंपनी है या मेरी एलएलपी है, मेरे पास एमएसएमई अवेलेबल है। अब क्या हुआ, सामने वाले से जो भी ट्रेडमार्क फाइल कर रहा उसने एमएसएमई मांगा। अब एमएसएमई मांगने के बाद उसने क्या किया, वो एमएसएमई एज इट इज़ फाइल कर दिया, फॉर्म भी ढंग से फाइल हो गया, लेकिन वहाँ क्या इशू आया, एमएसएमई ढंग से नहीं देखा गया। मज़े की बात, वहाँ पर फिर से फॉर्मेलिटी चेक फेल आया। तो अब फॉर्मेलिटी चेक फेल आया, उसमें क्या लिख के आया कि आपने एक करेक्ट एमएसएमई नहीं लगाया, उसके लिए आप एक काम करिए, शॉर्ट फीस पेड करिए। शॉर्ट फीस पेड करने का मतलब पता ही क्या है, जो आपको 4500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला था या 5,000 का डिस्काउंट मिला था, तो डिपार्टमेंट आपसे वही 5,000 रिमेनिंग फीस डिमांड कर रहा है, पहला मैटर। दूसरा मैटर, आपको 1000 रुपये का जो गवर्नमेंट चालान है वो आपको फॉर्मेलिटी चेक फेल करने के लिए अलग से पेड करना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी अलग से पेड करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप ना करके किसी अच्छे प्रोफेशनल से काम कराना चाहिए, और प्रोफेशनल भी नहीं, वो चाहे फीस उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन वो आपको काम सही करके देगा, तो सही प्रोफेशनल से कराना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं कि एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। क्या हुआ कि अब जैसे जो पर्सन रेगुलर कर रहा है, मान लेते हैं अगर मैं ही रेगुलर कर रहा हूँ, तो मुझे सब पता है कि भाई टोटल 45 कैटेगरी हैं, टोटल 45 क्लास होती हैं, और कौन सी क्लास में क्या गुड्स आता है। अगर डाउटफुल है तो हम प्रॉपर चेक कर लेते हैं। तो कई बार कुछ गुड्स का क्राइटेरिया इतना लेंदी होता है, इतना डाउटफुल होता है, समझ ही नहीं आता कि जाना कहाँ है। और एक बात और बता दूं, बिना सोचे समझे जाने का मतलब ये है कि आप बहुत बड़ा फॉल्ट करने जा रहे हो। चाहे आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन बिना जाने बूझे आपको एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है या नहीं करानी है। तो है क्या कि कई बार लोग क्या करते हैं कि अब सामने वाले ने पूछा कि सर ये वाला ट्रेडमार्क, हाँ सर हो जाएगा, मोटा मोटा बता दिया। जिस क्लास में जाना है उस क्लास की जगह पता ही नहीं है, उस क्लास का कहीं और फाइल करा दिया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। डॉक्टर्स की जो क्लास होती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हॉस्पिटल चलाते हैं या क्लिनिक चलाते हैं या लैब चलाते हैं,
ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रोफेशनल वर्क होता है वो क्लास 44 से रिलेटेड होता है। अब किसी डॉक्टर का किसी ने क्या किया कि एक ट्रेडमार्क फाइल कराया और डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा ट्रेडमार्क यार आप मेरा फाइल करा दोगे, उन्होंने कहा हो जाएगा। वो जो ट्रेडमार्क है वो 44 में जाने के बजाय क्या हुआ, क्लास 10 में उनका फाइल करा दिया गया। अब था क्या कि क्लास 10 क्या होता है कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग की क्लास होती है कि जो हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जैसे उसके बेड हैं और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे रिलेटेड क्लास होती है, ठीक है। और था क्या कि उस चीज़ का आइडिया डॉक्टर साहब को भी नहीं है और उस क्लास 10 में करा दिया इंस्ट्रूमेंट क्लास में। मज़े की बात वो ट्रेडमार्क अगर पास भी हो गया और वास्तव में एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है, और उसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड भी हो जाता तो मज़े की बात वो डॉक्टर साहब के किसी काम का वो ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सो कॉल्ड प्रोफेशनल, ठीक है। तो आपको हर चीज़ की जो ठीक है पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद तब जाके अपना ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए। ट्रेडमार्क आपकी बैकबोन होती है बिजनेस की, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ आ गई कि वहाँ पर गुड्स का ज़रूर ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो जितनी नंबर ऑफ क्लास बनती हैं एक क्लास का गुड्स आपको लेके चलना है। आपने क्या किया कि आपने कई क्लास का गुड्स उसमें क्या किया, आइडिया नहीं था, आपने डाल दिया। सामने वाले से पूछा क्या क्या लेना है, उसने कहा ये ले लेना। कोई चेकिंग नहीं, उठा के उसने टाइप किया वो सारा डाल दिया जो बंदा ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है और आगे जाके वहाँ फिर से फॉर्मेलिटी चेक फेल आएगा, ठीक है। और मैं बता दूं वो बार बार करने के बावजूद कई बार वो फाइल ख़राब ही हो जाती है, ठीक है। कई बार इस तरह की गलती करी जाती है कि जो नाम को चूज करने में, जो आपने ट्रेडमार्क का नाम फाइल किया है या करने जा रहे हो, मज़े की बात वो नाम ही नहीं होता। वो किसी भी गुड्स या जो आपका गुड्स है या सर्विस की क्वालिटी को बताता है, नेचर को बताता है, उसका ट्रेडमार्क डाला ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब उस चीज़ का आइडिया नहीं है, मज़े की बात वो ट्रेडमार्क या तो खुद डाल दिया, जिससे डलवाया उसने कहा सर ये हो जाएगा, उसने कहा हाँ सर ये पब्लिक सर्च में तो अवेलेबल है। मतलब कुल मिला के अवेलेबिलिटी शो कर रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। पता चल रहा वहाँ क्या आ गया, वहाँ पर सेक्शन 9 1A या 1B आके खड़ा हो गया। अब वो पूछा सर ये क्या होता है, अरे सर हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाद में क्या हुआ कि आगे जाके केस फंसा रहा, पहले एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई और उसके बाद हियरिंग में जाके 1 हियरिंग 2 हियरिंग 3 हियरिंग, उसके बाद वो ब्रांड नेम कैंसिल हो गया। तो आपको अपना ब्रांड नेम को सही ढंग से चूज करना है कि आपका जो नाम है वो ट्रेडमार्क के जो स्टैंडर्ड है या रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से सेट बैठता है या नहीं बैठता है, और कोई नाम ऐसा तो नहीं कि पता चल रहा है जो पहले से चल रहा हो और मैं वही सेम नाम अप्लाई कर दे रहा हूँ और फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई मेरा ट्रेडमार्क निकलवा दे। बिल्कुल नहीं निकलेगा। उसके भी जो बिल्कुल मैचिंग वाले नाम आ जाते हैं उसका भी निकलने का तरीका होता है, लेकिन आप यकीन मानो कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता और सामने वाला आपसे पैसे ऐंठता चला जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो आगे की बात एक आ जा रही है कि यहाँ पर आपका जैसे अब आगे की एक बात कर लेते हैं कि जैसे आपके उसमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई, उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में लिखा रहता है विदिन 30 डेज। 30 डेज का मतलब होता है कि 30 दिन के अंदर आपको अपना रिप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन कई बार सामने वाले की मेल आईडी नहीं पड़ी, उस बंदे ने जिसने डाला उसने सब कुछ अपनी मेल आईडी अपना फ़ोन नंबर सब कुछ डाल दिया, और जो जिसने ट्रेडमार्क डलवाया उसको उस पब्लिक सर्च ई रजिस्टर पेज पे देखना आता ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला बताना नहीं चाहता। वो ही नहीं चाहता कि इसको मेरी कोई कमी पता चले, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन है क्या, अपने कंट्रोल में रखना अच्छी बात है, लेकिन आप सामने वाले को टाइम टू टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन दो, उसको गाइड तो करो, लेकिन वो कुछ नहीं बताते, ठीक है। और होता क्या है, ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन का टाइम लैप्स कर गया, चलो कोई बात नहीं, 2 महीने, कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट बहुत टाइम तक वेट करता है, 1 साल 1.5 साल तक वो अवेटेड रिप्लाई दिखाता रहता है, वेटिंग रिप्लाई। कायदे में विदिन 30 डेज के बाद उनको राइट है कि उस आपके ब्रांड को कैंसिल कर दें, ठीक है। अबेंडेड लिख के आ जाता है, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको ब्रांड आपका है, आपको खुद ध्यान रखना, अगर वो आपका कैंसिल हो जाएगा तो उस प्रोफेशनल बंदे का कोई लॉस नहीं होना, ठीक है। जिस पर्सन से आपने जिस सो कॉल्ड प्रोफेशनल से आपसे कराया लॉस उसका थोड़ा ना हो रहा है, लॉस तो आपको हो रहा है। तो आपको अपने लॉस की खुद ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा
क्या कहते हैं कि रिप्लाई की अगर बात करी जाए तो रिप्लाई में भी क्या होता है, बहुत बार देखा गया, एक पर्सन थे तो उन्होंने ये कहा कि सर मैं जो है, मैं बहुत सारी फाइलें मेरी गई हैं, ठीक है, और मेरी फाइलें लाइन से कैंसिल क्यों होती चली जा रही, कोई भी ट्रेडमार्क पास नहीं हो रहा। करीबन 20 ट्रेडमार्क अगले बंदे ने डराए, एक भी ट्रेडमार्क पास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ट्रेडमार्क का ग्राफ खराब रहता है, लेकिन इतना भी खराब नहीं रहता, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि पता अल्लाह 100% फाइलें डंप हो जाएं या ख़राब हो जाएं। अब उसमें क्या हुआ कि जब उनसे एप्लीकेशन नंबर मांगे और चेक करे गए तो वहाँ क्या था कि उसमें अगर सेक्शन 11 का है या सेक्शन 9 का है, सेक्शन 91A, 91B, 11 या कुछ भी है, तो उसमें एक रिप्लाई ड्राफ्ट करा हुआ, उस रिप्लाई में केवल एप्लीकेंट का नाम छोड़ा गया है और इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर ब्लैंक करा गया। बाकी सबका 91A, 91B और 11 सबका एक ही जैसा एक पेज का रिप्लाई बना के वहाँ पर हाथ से एप्लीकेशन नंबर लिख दिया गया और ब्रांड नेम लिख दिया गया, बस, ठीक है, और उठा के उसको सबमिट कर दिया गया। तब मैंने उन्हें रीज़न बताया, मैंने देखिए ये जो ब्रांड नेम है ये इसलिए पास नहीं हो रहे, इसलिए कैंसिल होते चले जा रहे हैं। तो रिप्लाई में भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई ये कह रहा है कि सर मैं बहुत कम फीस में आपका काम कर दे रहा हूँ, तो आप समझ लेना कि उसका वैल्यूएशन करना ज़रूरी है कि अगर कोई बहुत कम फीस ले रहा है तो क्या उसे कुछ काम करना आता भी है, नहीं आता है, ठीक है, तो होगा क्या, आपकी फाइल को ख़राब करा देगा। तो आपको सीधी सी बात है, ऐसे बंदे से आपको काम कराने की ज़रूरत है कि जो उस काम को परफेक्शन के साथ जानता हो, और ऑब्वियस है अगर उस काम को परफेक्शन के साथ जानता है तो वो अपने ब्रेक इवन के नीचे काम नहीं कर सकता, और आपको भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो ब्रेक इवन के नीचे काम कर देगा। क्यों कर देगा वो उससे नीचे काम, ठीक है। तो रिप्लाई का एक तो सबसे पहली बात तो रिप्लाई जाना, रिप्लाई टाइम से जाना, प्लस सही रिप्लाई जाना, और किस सेक्शन का क्या रिप्लाई बनता है और क्या ड्राफ्टिंग बनती है, मतलब उसका कंटेंट में दम होना चाहिए। रिप्लाई बड़ा होने से मतलब नहीं है, कंटेंट में जान होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सीधी सी बात है, अगर आपका ऑब्जेक्शन का रिप्लाई किया गया तो अगर वो मान लेते हैं कि कई बार हियरिंग में भेज दिया जाता है, तो आगे जाके वो या तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हियरिंग से तो वो क्लियर होगा ही होगा, 101% क्लियर होगा। मैं और बता दूं, अगर सही ढंग से रिप्लाई किया गया है और आपका नाम सही है तो आपके ब्रांड को रजिस्टर्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका नाम ठीक है तो आपका वो ब्रांड नेम अगर ढंग से चेक किया गया है तो आपका ब्रांड नेम पक्का रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई यहाँ तक की। इसके अलावा जो इसके आगे को कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अपोजिशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं। ऐसा होता है कि दो तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं अपोजिशन के, कि हम किन फाइलों को अपोज कर सकते हैं और कब अपोज कर सकते हैं। तो सीधा सा फैक्टर है कि अपोज करने के लिए क्या होता है कि अगर मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसके बाद पहले वीडियो बनाया है, तो उतना डीप डिस्कशन तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपका नाम दूसरे से मिलता जुलता है और आपको लग रहा है कि डिपार्टमेंट ने गलत ढंग से ये फाइल एक्सेप्ट कर दी, और जब वो एडवर्टाइजमेंट में जाती है तो वो जो एडवर्टाइजमेंट का पीरियड होता है वो 4 महीने का पीरियड होता है। उस पीरियड में कभी भी कोई पर्सन जिसे लगता है कि इसने मेरे नाम की डुप्लीकेसी करी है तो उसके ऊपर अपना अपोजिशन फाइल कर सकता है। लेकिन केवल अपोजिशन फाइल करना ज़रूरी नहीं है, आपके पास उसका वैलिड यूज़र होना ज़रूरी है। मतलब आप उस नाम को पहले से यूज़ कर रहे हो और आपके पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब वैलिड बिलिंग, जैसे टिन नंबर, टिन के बिल, जीएसटी के बिल या कुछ और ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिससे ये प्रूफ हो कि ये आप पहले से यूज़ कर रहे हो, तब आपको उसको अपोज करने में फ़ायदा है। और उसी 4 मंथ के पीरियड में, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब फाइल एक्सेप्ट होती है, ठीक है, एक्सेप्ट और एडवर्टाइजमेंट में जाने के बीच में तो अपोज करा ही नहीं जा सकता। अगर कोई अपोज करेगा तो होगी नहीं। अगर एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद उसका अपोजिशन का पीरियड स्टार्ट होता है तो उससे और 4 महीने के बीच में आप कभी भी, मतलब जब उसका ख़त्म होने स्टार्टिंग डेट और जो लास्ट डेट होती है अपोजिशन फाइल करने की, उस बीच में आप कभी भी कर सकते हो। और जैसे ही गवर्नमेंट की फ़ीस जाती है प्लस वो पेपर पावर अटॉर्नी और वो जो अपोजिशन का पेपर जाता है तो फाइल में अपोज लिख के आ जाता है। स्टाम्प ड्यूटी का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अपोजिशन के केस में जो पावर अटॉर्नी बनती है वो कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बना के चलनी चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट इशू खड़ा कर सकता है, ठीक है। वो एक इशू फालतू का बना सकता है कि, तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प ड्यूटी
उस पे का स्टाम्प पेपर लेना है, विथ नोटरी करना है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो स्टाम्प पेपर कुछ भी ले लिया, 10 रुपये का, 20 रुपये का, ठीक है, और कुछ भी ले लिया और इसके अलावा नोटरी भी नहीं कराया और फाइल कर दिया, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट की नज़र में वो चीज़ आ जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आपने फाइल अपोज कर दी, ठीक है, काउंटर कब करना है? अगर किसी का मान लेते हैं किसी की फाइल में फाइल अपोज हुई है, उसे पता चल जाता है, तो उसे क्या करना है कि जो डिपार्टमेंट में जो नोटिस विजुअल है उस नोटिस की डेट से, ठीक है, विद इन 2 मंथ आपको काउंटर रिप्लाई फाइल करना है। क्योंकि अगर आप 2 महीने के बाद ज़रा सा भी डिले होते हो तो उस केस में एक तरह से आपने जो अपोज किया है, ठीक है, सॉरी, जो 2 महीने के अंदर अगर आपने काउंटर नहीं किया या उससे लेट होता है तो उस केस में वो केस एप्लीकेंट के एंटी जा सकता है, ठीक है। जिसने केस फाइल किया उसे अपोनेंट बोलते हैं और जिसकी एप्लीकेशन है उसे एप्लीकेंट बोलते हैं, तो एप्लीकेंट के अगेंस्ट जा सकता है। तो आपको टाइम से अपना नोटिस का जवाब देना, काउंटर रिप्लाई फाइल करना है। वहाँ भी आपको 100 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी पेड करनी है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद अगले 2 महीने के अंदर जैसे आप काउंटर रिप्लाई कर दिया गया, तो काउंटर रिप्लाई करने के बाद विद इन 2 मंथ एप्लीकेंट को अपना एविडेंस एफिडेविट फाइल करना होता है विथ स्टाम्प पेपर। यहाँ पर कम से कम 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेके चलना है, ठीक है, और सही स्टाम्प पेपर लेके चलना है। और अगर अपोनेंट अपने एविडेंस एफिडेविट विथ स्टाम्प ड्यूटी अगर सबमिट करता है तो उस रूल 45 में वो सबमिट करेगा अपोनेंट, और उसके बाद अगले 2 महीने के अंदर फिर एप्लीकेंट को अपना जवाब, मतलब अपने एविडेंस वहाँ पर सबमिट करने, अपना जो एविडेंस एफिडेविट और साथ में जो बिल वगैरह हैं वो सबमिट करने। यहाँ उसको भी ध्यान रखना, कम से कम 50 रुपये का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर इस एविडेंस वाले पार्ट में भी एक भी दिन डिले हो जाता है तो आप समझ लो कि उस केस में जो भी पर्सन अपने एविडेंस को देने में एक भी दिन का डिले करता है, ठीक है, तो वो एक तरह से वो केस अगेंस्ट चला जाता है। हियरिंग आती है, डिपार्टमेंट बुलाता है, दोनों पार्टी को बुलाएगा, लेकिन कुल मिला के कि ऑर्डर उस पार्टी के अगेंस्ट कर देगा जिसने अपनी प्रोसेस में कुछ ना कुछ उसके कमी रही है, मतलब टाइम से नहीं किया गया। तो सीधी सी बात है, जो भी करना है तो उसको लेट करने का क्या फ़ायदा है? आप टाइम से सब चीज़ें आपको पता है। कुछ लोगों का मतलब कुछ लोग ये कंक्लूज़न निकाल रहे होते हैं या ये रीज़न दे रहे होते हैं कि सर अभी तो मेल पे आया नहीं मेरे, तो मुझे मेरा जो पर्सन है, मेरा लॉयर है या जो भी मेरा सी है, वही कह रहा है कि अभी इसका आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। जब आपको टाइम से पता चल गया है, पोर्टल पे विजुअल आ गया है, विजुअल हो गया है, तो आपको उसका आंसर कर देना चाहिए। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको ट्रेडमार्क की फाइलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, नए ट्रेडमार्क को फाइल करने से रिलेटेड अगर कोई पर्सन सही पर्सन नहीं मिल पा रहा है या उसके रिप्लाई से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है कि रिप्लाई फाइल नहीं हुआ या रिप्लाई फाइल करवाना है, या अपोजिशन से रिलेटेड कि किसी फाइल को अपोज कराना है, अगर अपनी जगह आप सही हो तो अगर आपको किसी फाइल को अपोज कराना है या अपना काउंटर रिप्लाई सबमिट कराना है, अगर कहीं भी कोई इशू है तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके अपनी जो भी क्वारी है, अपना डाउट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कंफर्मेशन ले कर सकते हो, ठीक है। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106। इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वारी का आंसर ले सकते हो। थैंक यू।